हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी साइंस के अंतर्गत मैंने अब तक आप लोगों को जूलॉजी का पोर्शन कराया। इसमें जीवों के जीने की प्रक्रियाएं, उनसे संबंधित उनका मानव तंत्र, जेनेटिक्स के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराया कि जेनेटिक्स होता क्या है। इसके बाद में अपनी जो दूसरी यूनिट जो इकाई से शुरू होती है वो होती है केमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का अहम पार्ट रहेगा अपने कोर्स और सिलेबस के अंतर्गत। इसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट है अपना, जहाँ से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे। हमारे जीवन के अंतर्गत रसायनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन योगदान के अंतर्गत हम देखें तो मुख्य रूप से केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सभी वस्तुएं, ज़्यादातर वस्तुएं हम लोग जिनका हम रसायनों से बने हुए रूपांतरण में प्रयोग करते हैं। रसायनों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो साबुन है, सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, साबुन का प्रयोग किया जा रहा है, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के रेसे हैं, ये सभी क्या है, केमिस्ट्री का ही योगदान है। इनके अलावा और बहुत सारे खाने पीने के उत्पादों में भी हम ऐसे बहुत सारे सोडियम कार्बोनेट का हम उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आज केमिस्ट्री का पोर्शन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें केमिस्ट्री में सबसे पहला जो याद रखने योग्य जो बात होती है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को अपने प्रतीक याद रखना बहुत जरूरी होता है। सिंबल, तत्वों के प्रतीक हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने आपको 9th क्लास के अंतर्गत भी बताए थे। और उन प्रतीकों को, जिनका हम कोई भी रासायनिक, कोई भी यौगिक पदार्थ जब हम बनाएंगे तो उस पदार्थ को बनाते समय उसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का उपयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब मैंने ये जो अणुसूत्र लिखा हुआ है, इसमें ये जो सिंबल है वो किसका है, कैल्शियम का है, कैल्शियम का है। और ये कार्बोनेट बना है तो किससे बना है, कार्बन का, और ये ऑक्सीजन का है। तो इस तरीके से हम लोग इनमें देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर का जो मूल जो कारक रहेगा वो रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है, अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बात आती है अम्लों की। अम्ल जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द होता है इसका एसिड, और ये एसिड जो बना है वो एसिड से बना है, ACIDES, एसिड्स। यानी कि इस शब्द का मतलब होता है खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीले लिटमस को ये लाल में परिवर्तित कर देते हैं। नीले लिटमस को ये लाल में परिवर्तन करते हैं। अम्ल शब्द अंग्रेजी के एसिड शब्द से बना है, जिसका लैटिन भाषा में एसिड शब्द जो होता है वो खट्टा होता है। मुख्य रूप से जिन अम्लों का हम लोग कुछ प्रमुख अम्लों में यदि बात करें, कुछ प्रमुख अम्ल इनमें जैसे हम देखते हैं सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दूसरा है संतरा, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इनके अलावा लाल चींटी का डंक, लाल
चींटी का डंक। इस डंक में पाया जाता है फॉर्मिक या मैथेनोइक, फॉर्मिक या मैथेनोइक। जठर रस, जठर रस में HCl और सेब में मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। डियर स्टूडेंट, ये होता है अम्ल। अम्ल जो शब्द है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ये अंग्रेजी के एसिड शब्द से बना है, जिसमें लैटिन भाषा में एसिड का मतलब होता है खट्टे से। डियर स्टूडेंट, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों की यदि बात की जाए तो उनमें जैसे सिरका हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इमली, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक या मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जठर रस यानी उदर के अंतर्गत आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और सेब, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये तो बात हो गई अम्ल की। इसके बाद में आता है क्षार। और क्षार की जहां तक बात आती है, अब क्षार में हम इसके ठीक विपरीत चलेंगे। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे। दूसरा, लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा इनका? लिटमस पत्र पे ये अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। तो क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं, नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं इनके अंतर्गत अम्ल का जो प्रारंभिक गुण है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। और स्वाद कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहां तक ये लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं और अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये हो गया क्षार। क्षारों में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैं एक बार यहां से फिर रिपीट करना चाहूंगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में अम्ल शब्द का जो मतलब होता है एसिड होता है। लैटिन भाषा में इसी शब्द का अर्थ खट्टे का होता है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये क्षारों के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों की यदि बात की जाए पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल में, तो सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का डंक, चींटी को अंग्रेजी में फॉर्मिक बोलते हैं, इसलिए फॉर्मिका यानी फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ये तो बात हो गई अम्ल की। ठीक, इसके विपरीत क्षार की बात आती है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लिटमस पत्र पर इनका प्रभाव लाल लिटमस को ही नीला करते हैं। स्पर्श करने पर ये कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। अम्लों को ये उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी अम्लों में यदि इनको मिला दिया जाए तो ना तो वो अम्ल ही रहेगा ना वो क्षार ही रहेगा, उसकी प्रकृति हो जाती है उदासीन। अम्ल व क्षार की प्रकृति, अम्ल व क्षार दोनों के दोनों जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षारों की प्रकृति की यदि बात करें हम, अम्ल व क्षारों की प्रकृति, तो ये प्रकृति क्या होती है? ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही जल में विलय होते हैं पहली बात, यानी कि आसानी से ये जल में कैसे हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। तो ये जल में विलय होते हैं। इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु कहा जाता है। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक है तो ये कैसे है?
तनु है, और यदि इनमें जल की मात्रा कम है तो ये कैसे है? सांद्र है। सांद्र का मतलब होता है तीव्र और तनु का मतलब होता है हल्का। हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि अम्लों में और क्षारों में कि तनु अम्ल या सांद्र अम्ल, तनु क्षार या सांद्र क्षार, कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने लिख दिया यहाँ पे तनु HCl, और दूसरा लिख दिया मैंने तनु सांद्र HCl। है तो ये एक ही चीज है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक है, लेकिन तनुकरण करना और सांद्र करना। तनु शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है? ये हल्का है। हल्का कब होता है? जब किसी भी विलयन के अंतर्गत जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें वो हल्का हो जाएगा, और जब किसी भी अम्ल के अंतर्गत विलयन में यदि हम जल की मात्रा को कम कर दें तो वो कैसा हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे माना एक बीकर और ये दूसरा बीकर, इन दोनों में यहां पर भी अम्ल भरा है और यहां पर भी इसमें अम्ल भरा है। अम्ल की मात्रा दोनों में कितनी है? 10 ग्राम है। इसमें भी कितनी है? 10 ग्राम है। लेकिन यहां इसमें जो जल है वो इसमें कितना मिला दिया? 5 ग्राम जल मिला दिया मैंने। इसका भार तो हो गया 10 + 5 = 15 ग्राम। इसमें यदि यहां पर मैंने जल की मात्रा मिला दी, इसमें 15 ग्राम, जल की मात्रा कितनी है? और मिला दी इसमें 20 ग्राम। ये जल मिला दिया, यहाँ पर जल, ये 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम प्लस 10 ग्राम, इसका भार कितना हो गया? 30 ग्राम हो गया। अब इनमें से अम्ल तो दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें पानी इसमें भी मिला दिया और इसमें मिला दिया। इसमें पानी की मात्रा 5 ग्राम और इसमें जल की मात्रा है, पानी की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। तो ये जिसमें मिलाया गया, तो ये जल डालने के उपरांत 10 ग्राम जल में 20 ग्राम जल, 10 ग्राम एसिड में 10 ग्राम एसिड में 20 ग्राम जल है, यानी कि एसिड की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम एसिड और 20 ग्राम वाटर। इधर 10 ग्राम एसिड और इधर 5 ग्राम क्या है? वाटर। अब इनमें से असर के अम्ल का कौन से में ज्यादा रहेगा? इसी में रहेगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा इसमें ज्यादा है। तो ये कैसा है? ये हो गया इसका सांद्र। ये कैसा है? इसका सांद्र है। और ये कैसा है? अब इसमें अम्ल का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कैसा है? तनु बोले, तनु अम्ल है, तनु एसिड, और ये सांद्र एसिड। अब हम कह सकते हैं कि यहां बीकर नंबर A और बीकर नंबर B, बीकर A में जो जल भरा हुआ है वो कैसा है? सांद्र है, और बीकर B में कैसा है? वो कैसा है? तनु है। क्यों है? क्योंकि जिसमें जल की मात्रा अधिक है वो तनु या हल्का हो गया, और जिसमें जल की मात्रा कम है वो सांद्र हो गया। तो ये होता है अम्ल व क्षार जो होते हैं, ये दोनों, इनकी अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति में सीधा सा ये दोनों ही जल में विलय होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। उसके अलावा जल की मात्रा अधिक अगर होगी तो वो तनुकृत होगा, यानी हल्का होगा, और जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र होगा। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु क्षार या सांद्र क्षार क्या होते हैं। तनुकरण का मतलब होता है हल्का और सांद्र का मतलब होता है तीव्र। इसमें इसके बाद में अब बात आती है इसके इस पॉइंट की, क्षारों वाले की, कि क्षार और अम्ल ये जो दोनों होते हैं, अम्ल व क्षार की प्रकृति जो होती है, इन दोनों में इनका जो प्रभाव है, इसी में अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं। उदासीन करने की सामर्थ्य कैसे रखते हैं अम्लों को? क्षार। माना अम्ल है HCl और क्षार मैंने ले लिया, ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार, अब ये जब दोनों क्रिया करेंगे तो HCl + NaOH, इनमें इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराने के उपरांत ये बनाता है NaCl + H2O। अब यहां पर ये तो हो गया इसका अम्ल और ये हो गया क्षार, और यहां पे आ गया ये लवण, और यहां पर रह गया ये जल। यानी अब ये ना तो इस दोनों से जो उत्पाद बना है वो क्या बना है? लवण बना है। तो अब लवण बन गया तो अम्ल को किसने क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। यानी ना तो ये अम्ल ही है ना ये क्षार ही रहा है, ये दोनों से मिलकर क्या निर्माण हो गया? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कि एक लवण का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करके लवण बनाते हैं। और अर्थात ये कैसे होते हैं, अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं व क्षार अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद में जो अगला मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो है इनके बाद में अम्ल क्षार की प्रकृति के बाद में लवण। लवण का मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट जो होते हैं लवण। अब ये स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खारा। ये लवण जो होते हैं ये खारेपन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। साधारण नमक कैसा होता है, स्वाद में खारा होता है, जो मैंने अभी अभिक्रिया के माध्यम से बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिया बताई, उसी क्रिया के दौरान हम लोगों ने देखा कि लवण का निर्माण हुआ। अब लवणों का जो स्वाद होता है, हम तीन चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड स्वाद में कैसे थे, खट्टे। बेस यानी कि क्षार कैसे थे, कड़वे। और लवण कैसे हैं, स्वाद में खारे हैं। तो लवण स्वाद में खारे होते हैं तथा अम्ल व क्षार की क्रिया के दौरान तथा अम्ल व क्षार की क्रिया के दौरान लवणों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के दौरान ही लवणों का निर्माण होता है। जैसे HCl प्लस NaOH, समीकरण NaCl प्लस H2O। तो इसमें क्या बना, ये लवण बना। कब बना, जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराई गई। तो अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराने के उपरांत लवणों का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार दोनों ही जल में विलय होते हैं। इनकी प्रकृति हम लोगों ने पढ़ी। अब ये जो क्रिया होती है, ये कैसी क्रिया होती है, उदासीनीकरण होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न पूछ लिया जाता है वो उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया या यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। इनमें बात आती है उदासीनीकरण के बाद में, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं और प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने हुए लवण भी उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। अब यहां पर जो लवणों की बनने की बात आती है, तो देखिए प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, इनसे बने लवण कैसे होंगे, उदासीन। दूसरा दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, फिर भी कैसा लवण होगा, उदासीन। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, कैसा लवण होगा, अम्ल कैसा है, प्रबल है, तो यहां पर कैसा होगा, ये अम्लीय लवण होगा, अम्लीय लवण। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल कैसा होगा, यहां पे क्षारीय लवण होगा। तो ये लवणों की प्रकृति हम लोगों को, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। अर्थात अम्लीय और क्षारीय लवण के जो एग्जांपल्स देखे जाए, ये तो हो गया किसका, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो इनसे कैसा बना है, उदासीन लवण बना है। अब इनके उदाहरण देख लें दोनों के एक एक। इन दोनों के एग्जांपल्स यदि हम देखें तो इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH4OH, HCl प्लस NH4OH, ये कैसा है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। और ये कैसा है, दुर्बल क्षार। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो NH4Cl प्लस H2, तो ये क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कैसा है ये क्या है, एक तरीके से लवण है, लवण प्राप्त हुआ। प्रबल अम्ल है और ये लवण भी यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, तो ये कैसा होगा,
तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। ये कैसा है? अम्लीय लवण। तो ये तो हो गया अम्लीय लवण। दूसरी बात आती है क्षारीय लवण की। तो क्षारीय लवण में हम क्या करेंगे? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। क्षारीय लवण में CH3COOH यानी कि एसिटिक प्लस NaOH। अब ये NaOH क्या है? यहां पे ये हम लोगों ने प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार है, लेकिन ये कैसा है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल जब है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या आएगा? CH3COONA प्लस H2O, सोडियम एसिटेट। ये क्या है? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट बना है। अब ये कैसा है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल कैसा है? ये क्षारीय लवण हो गया, क्षारीय लवण। तो यहां तक जो अपने अम्लीय क्षारीय लवणों की जो बात आती है तो वो इन्हीं में यही आएगी, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। इन दोनों कंडीशनों में जो लवण बनते हैं वो उदासीन बनते हैं। यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो लवण कैसा है? अम्लीय है। दूसरी कंडीशन प्रबल क्षार, ये रहा प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। तो ये क्षारीय लवण का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें लवणों के कंडीशंस की इनमें ये देखने को मिलता है। लवणों के गुणों की बात आती है तो इनमें लवण जो होते हैं इनमें मुख्य रूप से इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वो गलनांक है। क्वथनांक वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता हो वो उसका क्वथनांक है। तो लवणों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये दोनों ही उच्च होते हैं। और ये साधारणतः कैसे पाए जाते हैं? लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। दूसरा पॉइंट है ये, लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। इनमें इनके साथ क्या होता है? क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है, क्रिस्टलन जल इनमें उपस्थित होता है। अर्थात लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लवण है, उस लवण के अणु सूत्र के साथ में, इकाई सूत्र के साथ में उसमें जल के अणुओं की एक फिक्स मात्रा पाई जाती है, निश्चित मात्रा पाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में जुड़े हुए हैं? 10। तो 10 जल के अणु इसमें फिक्स हैं। लवण के, ये लवण है, इकाई सूत्र को, ये इकाई सूत्र लिखने में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या, जल के अणु की एक निश्चित संख्या पाई जाती है जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये क्या है? इसमें क्रिस्टलन जल है, ये इसमें क्रिस्टलन जल है। इसके बाद में सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणु क्रिस्टलन के रूप में पाए जाते हैं। इनके बाद में जिप्सम अगर लें हम CaSO4.2
2H2O, ये जिप्सम है। इनके बाद में और यदि हम लें Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्या है? फिटकरी, इसको हम पोटाश एलम भी बोलते हैं, पोटाश एलम। पूछा जा सकता है फिटकरी का सूत्र और फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या। K2SO4 फिटकरी यानी पोटास, पोटेशियम से, पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O अर्थात K2SO4 डॉट Al, फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है तो K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O यानी जल के अणु पाए जाते हैं, तो ये फिटकरी का या पोटाश एलम का सूत्र कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने कराया है वो मैंने ये समझाया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इनमें अम्ल, क्षार और लवण, इनके बाद में अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। उन्हीं परिभाषाओं में परिभाषाएं आएंगी आगे आरएनएस की संकल्पना, जिसको मैं कल कराऊंगा यहाँ से आगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस जितना भी मैंने ये पोर्शन कराया है, इस पोर्शन को आप घर पर बैठ करके लर्न करें, अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन करने का प्रयास करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।